तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। भवानीपुर से टीएमसी विधायक शोभनदेव चटर्जी ने दिया इस्तीफा। पहले भी भवानीपुर सीट से चुनाव जीत चुकी हैं ममता बनर्जी। इस बार लड़ा था नंदीग्राम से चुनाव। डीआरडीओ ने किया एक और कारनामा, तैयार की महामारी की एंटीबॉडी टेस्ट किट डिप्कोवेन। दिल्ली के अस्पतालों में 1000 से अधिक रोगियों के नमूनों पर व्यापक जांच में पास हुई डीआरडीओ की टेस्ट किट। मुश्किल समय में आरबीआई ने दी केंद्र सरकार को बड़ी राहत। अपने खजाने से केंद्र को 99,122 करोड़ रुपए देगा आरबीआई। आरबीआई के बोर्ड ने केंद्र को पैसे देने के फैसले पर लगाई मुहर। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 976 अंकों की बढ़त के साथ 50,541 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 270 अंकों की बढ़त के साथ 15,176 के स्तर पर हुआ बंद। महामारी के दौरान देश में फैली अव्यवस्थाओं के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन इन अव्यवस्थाओं पर सवाल कोई नहीं उठा रहा है, क्योंकि सरकार पर सवाल उठाने वाले को डर होता है कि उस पर कार्रवाई न हो जाए। इस डर को दरकिनार करके जब कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है, तो बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पर टूलकिट का प्रयोग करने का आरोप लगा दिया। हालांकि कांग्रेस ने इस आरोप को गलत बताते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को शिकायती खत लिखा है और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है, जबकि अब ट्विटर ने भी बीजेपी के इस आरोप को गलत बताया है। दरअसल भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने 18 मई को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने एक टूलकिट का हवाला देते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया था। इस ट्वीट में एक कागज साझा किया गया, जिसमें कांग्रेस का लेटर हेड था और सोशल मीडिया पर किस तरह ट्वीट और जानकारी साझा करनी है उसके बारे में बताया गया था। लेकिन अब ट्विटर ने इस ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया है, यानी ये दावा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। ट्विटर की पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी जानकारी जो आपने ट्वीट की है उसका सोर्स सटीक नहीं है और उपलब्ध जानकारी भी गलत है, तो इस तरह का लेबल लगाया जाता है। ये वीडियो, ट्वीट, फोटो या अन्य किसी भी कंटेंट पर लगाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के कई ट्वीट्स पर इस तरह का लेबल लगा दिया गया था। बाद में डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट ही परमानेंट सस्पेंड कर दिया गया था। इसी तरह अब संबित पात्रा के टूलकिट वाले ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया गया है, जिसके बाद अब खुद बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है। अब देखना होगा कि अपने ही जाल में फंसे संबित पात्रा अपनी सफाई में क्या कहते हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों से 5 साल पुराना नारदा स्टिंग मामला गरमाया हुआ है। हाईकोर्ट ने 2017 में इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब नारदा स्टिंग मामले में गिरफ्तार बंगाल के कद्दावर मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी, तृणमूल विधायक मदन और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी की जमानत के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट में सभी विधायकों को हाउस अरेस्ट करने का फैसला सुनाया है। दरअसल जब हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल हुई तो कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान एक जज जमानत के पक्ष में थे, लेकिन चीफ जस्टिस जमानत के खिलाफ थे। ऐसे में हाउस अरेस्ट करके बीच का रास्ता निकाला गया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि विधायकों को कितने दिनों के लिए हाउस अरेस्ट रहना होगा। बुधवार को हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि फिलहाल महामारी के समय में हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है। वहीं सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ से जमानत का विरोध किया। इधर सीबीआई ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कानून मंत्री मलय घटक को कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल अपनी उस याचिका में पक्ष बनाया है, जिसमें इस केस को राज्य से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। इस याचिका पर भी आज फैसला हो सकता है। सीबीआई ने दलील दी थी कि गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस के नेता बहुत प्रभावशाली हैं और बाहर आने पर केस को फिर प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई ने इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जांच एजेंसी के कार्यालय में घंटों धरना देने और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा बाहर घेराव करने और केंद्रीय बलों को चोट पहुंचाने का मुद्दा भी उठाया। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी इन मुश्किलों से कब तक निकल पाती हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया सम्मान की तलाश में पिछले साल मार्च में बीजेपी में शामिल हुए। सिंधिया के साथ लगभग 2 दर्जन कांग्रेस के विधायक भी पाला बदलकर बीजेपी में चले गए, जिसके बाद मध्य प्रदेश में बिना चुनाव के लिए ही सत्ता परिवर्तन हो गया।
शिवराज सिंह चौहान को सत्ता मिल गई, लेकिन सिंधिया को वो सम्मान शायद अभी भी नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी ने सिंधिया को राज्यसभा तो भेज दिया, लेकिन केंद्र में मंत्री पद को प्रतीक्षा सूची में डाल दिया है। मंत्री पद को लेकर सिंधिया का इंतजार लंबा होता जा रहा है और जल्दी ही उनके मंत्री बनने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। शुरुआत में सिंधिया समर्थकों द्वारा बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा था कि सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाया जाए, लेकिन अब सिंधिया के समर्थक भी हताश हो चुके हैं। मध्य प्रदेश, जहां की राजनीति में सिंधिया का दबदबा समझा जाता है, वहां उनके समर्थकों की सरकार में ज्यादा पूछ परख तो नहीं रही है और केंद्र की राजनीति में तो सिंधिया का दखल सिर्फ संसद की कार्रवाई में शामिल होने भर का रह गया है। अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी सिंधिया को कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई। सिंधिया ने भी ज्यादा सक्रियता बीजेपी के लिए नहीं दिखाई। वो अब कांग्रेस में वापसी के रास्ते तलाशते देखने लगे हैं। आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी और सिंधिया की ओर से सुबह एक ट्वीट किया गया। सिंधिया ने ट्वीट में लिखा कि आधुनिक भारत के निर्माता, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को पुण्यतिथि पर उन्हें मेरा कोटि कोटि नमन। सिंधिया ने राजीव गांधी को याद करके उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता तक बता दिया, जिसके बाद बीजेपी में हलचल मच गई। जो पार्टी पिछले 7 साल से सिर्फ कांग्रेस शासनकाल की कमियां गिनाती रही, वहां उसका एक नेता कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत का निर्माता बता रहा था। सिंधिया पर दबाव बना तो उन्हें ये ट्वीट हटाना पड़ा और इसके जगह ठीक आधे घंटे बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया, जिसमें सिंधिया ने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें मेरा कोटि कोटि नमन। दूसरे ट्वीट में आधुनिक भारत के निर्माता और भारत रत्न शब्द को हटा दिया गया। सिंधिया ने दबाव में भले ही पहला ट्वीट हटा लिया हो, लेकिन सिंधिया के दिल में क्या है ये सामने आ गया है। महामारी के बीच पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थानीय स्तर के अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने देश के करीब 100 जिलों के डीएम से सीधा संवाद किया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान कुछ पल ऐसे भी आए जहां पीएम भावुक होते दिखाई दिए। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज और एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है। इसके अलावा पीएम ने आज एक नया मंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अब हमारा नया मंत्र है, जहां बीमार वहीं उपचार। इस सिद्धांत पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर और गाँव में घर घर दवाएं बांट रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। इस अभियान को ग्रामीण इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक करना है। महामारी की संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है। मरीजों को कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ रहा है। बनारस वैसे भी काशी के लिए ही नहीं, पूर्वांचल के स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र है। पीएम मोदी ने ब्लैक फंगस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से सतर्क रहना है और एक्शन लेना है। पीएम मोदी ने कहा कि मुश्किल के इस वक्त में जनता की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है, लेकिन हमें अपने काम में लगे रहना है और उनके दुख को कम करना है। स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में बिहार पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से सस्पेंस का दौर चल रहा है, लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे फिलहाल टाल दिया है। मगर राज्य में करीब 2.5 लाख पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार इनका कार्यकाल बढ़ाएगी या फिर कोई और विकल्प तलाशा जाएगा। इन सवालों के बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार के सामने ऐसी मांग कर दी है जिससे सीएम नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ेगी। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि महामारी के मद्देनजर राज्य में पंचायत चुनाव स्थगित होने के कारण आगामी चुनाव तक त्रिस्तरीय पंचायती प्रतिनिधियों का वैकल्पिक तौर पर कार्यकाल विस्तारित किया जाए, जिससे कि पंचायत स्तर पर महामारी प्रबंधन के साथ साथ विकास कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन हो सके। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरे ट्वीट में पंचायत प्रतिनिधियों के बजाय अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपे जाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पंचायत लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। अगर निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की जगह प्रशासनिक अधिकारी पंचायतों का जिम्मा संभालेंगे तो राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा। अब गांव स्तर पर भी सरकारी अफसर फाइल देखने लगेंगे तो गरीब की सुनवाई नहीं होगी। लोकतंत्र के लिए चुने हुए लोग जरूरी हैं। अब तेजस्वी की इस मांग पर राज्य सरकार का क्या रुख होता है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर जेडीयू की चुप्पी ने बिहार की राजनीति को पूरी तरह से गरमा दिया है। 11 दिन बाद गाजा पट्टी में शांति है। लोग जश्न मना रहे हैं। उन्हें राहत है, अब सब सुरक्षित हैं। ये शांति लौटी है इजरायल और हमास के बीच बनी सहमति के कारण। रमजान के दौरान 7 मई से शुरू हुई इस लड़ाई का अंत रमजान समाप्त होने के 7 दिन बाद भले ही हो गया हो, लेकिन फिर से लड़ाई शुरू नहीं होगी, ये दावे कोई भी करने को तैयार नहीं है।
लड़ाई रोकने का दबाव इजराइल पर भी था और फिलिस्तीन पर भी। अमेरिका और यूरोप की ओर से इजराइल को साफ संकेत दिए जा रहे थे कि उसकी कार्रवाई जारी रहती है तो उसके समर्थक देश ज्यादा देर तक इजराइल के साथ खड़े नहीं रह सकेंगे। दूसरी ओर फिलिस्तीन के लोग भी शांति चाहते थे। दावा किया जा रहा है कि मिस्र की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच ये शांति समझौता हुआ है। वैसे लड़ाई जल्दी समाप्त होने वाली है, इसके संकेत फिलिस्तीन की ओर से भी मिलने लगे थे। हमास की राजनीतिक शाखा के वरिष्ठ अधिकारी मूसा अबू मरजौक ने एक लेबनानी टीवी से कहा था कि मुझे लगता है कि संघर्ष विराम को लेकर चल रहे प्रयास सफल होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपसी सहमति से 1-2 दिन में लड़ाई बंद करने के लिए समझौता कर सकते हैं। शुक्रवार से पहले हमें अच्छी खबर मिल जाएगी। हमास की ओर से संकेत मिलने लगे थे कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कोई तीसरे पक्ष की मध्यस्थता में बातचीत चल रही है और अब ये साफ हो गया है कि तीसरा पक्ष कोई और नहीं मिस्र था। मिस्र की मध्यस्थता में भले ही यह समझौता हुआ हो, लेकिन इसकी तैयारी अमेरिका की ओर से की गई थी। अमेरिका के भारी दबाव के बीच ही इजराइल लड़ाई रोकने को तैयार हुआ है। वैसे शुरुआत में इजराइल लड़ाई बंद करने के पक्ष में नहीं था। अमेरिका में इजरायली राजदूत गिलैड अर्दान ने कहा कि ये लड़ाई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच नहीं है, बल्कि इजराइल और हमास के बीच है। इजराइल बीमारी से मुक्ति चाहता है, केवल मरहम पट्टी नहीं। लेकिन अब लड़ाई बंद करने का ऐलान भी इजराइल की ओर से ही सबसे पहले किया गया है। मिस्र की ओर से कहा गया है कि लड़ाई बंद हो चुकी है और शांति कायम हो गई है। लड़ाई बंद होने के बाद दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। हमास की ओर से दावा किया गया है कि इजराइल के साथ स्वार्ड ऑफ यरूशलेम की लड़ाई में जीत हासिल हुई है। फिलिस्तीनी इस समझौते का सम्मान तब तक करेगा जब तक कि उसका कब्जा कायम है। वैसे जीत का दावा भले ही दोनों पक्ष कर रहे हों, लेकिन ये भी सच है कि इस लड़ाई में दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। भारत में बेरोजगारी की समस्या पहले से थी, लेकिन महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को बेहद कमजोर कर दिया है। महामारी की वजह से महंगाई तो बढ़ी ही, साथ ही लोगों की नौकरियां तक चली गईं। बेरोजगारी का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि कई सालों तक इसके संभलने की उम्मीद भी दिखाई देनी बंद हो गई है। हालत ये है कि देश में बेरोजगारी दर 1 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई है। मई के महीने के दौरान भारत में बेरोजगारी दर 14.5% पर पहुंच गई है। पिछले हफ्ते जारी हुई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 की शुरुआत के बाद से अब तक देश में लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। 16 मई 2021 को खत्म हुए हफ्ते में भारत में बेरोजगारी की दर बढ़कर 14.5% हो गई है। बात करें पिछले महीने की तो अप्रैल के महीने में भारत में बेरोजगारी दर 8% के स्तर पर थी। वहीं बीते वर्ष अप्रैल मई 2020 के दौरान भारत में बेरोजगारी दर का आंकड़ा 23% से ज्यादा रहा था, जिसके बाद अप्रैल 2021 के दौरान महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन और कर्फ्यू के कारण बेरोजगारी दर बढ़ना शुरू हो गई। इस अवधि में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी भी देखी गई। CMIE के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में औसत बेरोजगारी दर 8.8% दर्ज की गई थी। इसके अलावा लगातार 5वें हफ्ते यानी 1 महीने 7 दिन में कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स में भी गिरावट देखी गई है। आपको बता दें कि महामारी के कारण देश में लोगों ने खरीदारी कम की है और बचत का रास्ता अपनाया है। इसी कारण कंज्यूमर सेंटिमेंट में गिरावट आई है। विश्लेषण के अनुसार अप्रैल के महीने में बेरोजगारी बढ़ी थी, लेकिन खरीदारी का रुझान घट गया था। यही स्थिति मई के महीने में भी बनी रहने की उम्मीद है। इसी कारण बेरोजगारी का आंकड़ा 2 गुना डिजिट में रह सकता है। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर